आप बताइए इस उम्र में अभी तक आपका कौन सा खेल पसंद है? ना नाम की एक लड़की जो है वो चाइना से अभी गोल्ड मेडल जीत के आई है। बाघा बॉर्डर पे देखने लायक जगह है, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। जी। हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं अपनी माटी अपना देश, जो कि कार्यक्रम चल रहा है चंपारण में, और हम जुड़ चुके हैं श्री रविंदर सिंह जी से। हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं अपनी माटी अपना देश, जो कि कार्यक्रम चल रहा है चंपारण में, और हम जुड़ चुके हैं श्री रविंदर सिंह जी से, जो कि जन सुराज के जिला अध्यक्ष हैं। जो कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, जितना भी मेडल आप देख रहे हैं, सर अपना मेडल हासिल किए हैं। और इस बात पे चर्चा करते हुए भी हम बात करेंगे उन बच्चों के भविष्य के लिए, जो कि सर अभी बिहार के भविष्य के साथ साथ युवाओं के भी भविष्य हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो हमारे व्यूअर्स को आप अपना परिचय बताइए, ताकि परिचय के बाद में हम लोग बात करेंगे तो व्यूअर्स समझेंगे कि हम लोग क्या है। आपका जगह, आपका समय, आप युवाओं के बीच में रहना और राजनीति पहल में रहना, ये संदेश पहले चल जाए। हम्म। मेरा नाम जैसा आपने बताया रविंद्र सिंह बिरवार है। मेरी पैदाइश यहीं इसी ज़मीन पे हुई है। पैदाइश के बाद मेरे पिताजी एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो मेरा पढ़ाई जो हुआ है वो ज़्यादातर पहली से 5वीं तक सेंट्रल स्कूल कानपुर, और उसके बाद मिलिट्री स्कूल धौलपुर, जहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। वहाँ पे एक नेशनल कंपटीशन के थ्रू हम लोग मिलिट्री स्कूल में क्वालिफाई किए। 5वीं से लेके 11वीं तक बोर्डिंग में वहाँ पे पढ़ाई किए मिलिट्री स्कूल में। उसके बाद आर्मी में, मिलिट्री स्कूल का मतलब ये होता है कि आर्मी में जाने की तैयारी करना, और आर्मी में सब कुछ हो गया था, लेकिन लास्ट में मेडिकल में आदमी छट गया। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ग्लैक्सो फार्मा कंपनी में ज्वाइन किया, जहाँ पे स्टीरॉइड्स का मैं स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव था, और दिल्ली और बॉम्बे और अन्य जगहों पे मैं विजिट किया करता था, और डॉक्टर्स को हम लोग स्टीरॉइड्स के बारे में बताते थे ग्लैक्सो फार्मा की तरफ से। ग्लैक्सो फार्मा की तरफ से जी। सर, आप तो जन सुराज के भविष्य के साथ साथ बिहार के भविष्य है, क्योंकि हम जानते हैं राजनीति पहल में आपका जो ये दर्जा है बहुत अहम है। तो युवा शक्ति के लिए आपने जो काम किए हैं, और हम आपको, ये दुनिया जानती है कि जन सुराज जातिवाद से दूर मैंने करके ये बात जो करती है, ये कहाँ तक सोचते हैं आप? जी, जो हालत बिहार की है आज, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों का था, उसको हमारे नेताओं ने और भी अच्छी तरह से लागू करके बिहार के पूरे समाज को जातियों में विभाजित कर दिया है। और उसका परिणाम ये है कि हर जात का एक नेता बन गया है, और समाज टुकड़े टुकड़े होके एक राजनीतिक वीकनेस, हमारी कमजोरी आप कह लीजिए, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ गए हैं। इसको अगर सुधारना है तो जड़ से सुधारना पड़ेगा, और जड़, सबसे अहम जड़ जो है वो जातिवाद का। हालांकि दूसरे स्टेट्स में भी जातिवाद है, लेकिन सिर्फ जातिवाद के आधार पे जो स्टेट चलता है और जहाँ की पॉलिटिक्स चलती है वो बिहार है, जो कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। जनसुराज अपनी तरफ से जाति से बहुत ऊपर उठकर हम लोग जो मुद्दे हैं बिहार के, जो यूथ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, हमारा नौजवान जब दिखता ही नहीं है गांव में तो बहुत पीड़ा होती है कि बूढ़े दिखते हैं, औरतें दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं, लेकिन सारे के सारे नौजवान अपनी अपनी पत्नियों को, अपने अपनी बहनों को छोड़ के बाहर सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने के लिए बाहर जाके बसे हुए हैं।
एक एक कमरे में 10-10, 12-12 आदमी ठूस के भरे हुए हैं, किसी तरह से जिंदगी अपना बसर करते हैं, 10,000 रुपये 8,000 घर भेजने के लिए। इसकी पीड़ा और प्रखर हो गई जब हम लोगों ने देखा कि कोविड के समय किस तरह से पैदल चल के, किस तरह से टैंकर में, जो पेट्रोल का टैंकर होता है उसके अंदर जो घुसने का जरा सा मुंह रहता है, उस मुंह से लोग अंदर बैठ बैठ के जब निकलने लगे तो एकदम आंख से आंसू आ गया कि कैसे लोग भर भर के बिहार की क्या त्रासदी है। लेकिन उसका जो है वो असर नेताओं पे, नेताओं को क्या कहिए, इवन हमारी जनता के ऊपर भी, वोटर्स के ऊपर भी नहीं है। देखते हैं लोग, सब लोग जानते हैं सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जागरूक नहीं है इसके प्रति। सर, जब बिहार की बात आई है तो आपने बहुत बारीकी से इस बारे में आपने बताया है। हाल ही में बिहार के साथ, बिहार वासियों के साथ ही एक घटना हुई है, आपको पता होगा। अगर वो हमारे यहाँ पे अगर प्लान की बात अगर होती, अपने बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ अगर होते, तो वो बिहार, जो कि बिहार के नाम से ही लोग चिढ़ते हैं बाहर में लोग, तो उन व्यक्ति को उस तरह का घटना नहीं होता। इस पे क्या प्रकाश डालेंगे आप? कौन सी घटना की आप बात कर ये रहे हैं? बिहारी को जो मारा गया अभी 2 दिन पहले फिलहाल। देखिए, आए दिन ऐसी घटनाएं, ये एक घटना नहीं है अपवाद में, ये ऐसी घटनाएं जो हैं वो बिहार के साथ एक रूटीन है और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि ज़्यादातर मजदूर वर्ग के लोग, जैसे गुजरात में जलने की घटना हुई और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि रेगुलर रूप से होती रहती हैं। मजदूर की जहाँ पे भी दुर्घटना होती है उसमें बिहार का मजदूर जरूर शामिल होता है। तो सबसे मूल कारण तो वही है कि मजदूर को कहीं से अगर पकड़ना है तो लोग हवाई जहाज से भी बुला लेंगे, ट्रक से बुला लेंगे, बस से बुला लेंगे, अच्छी अच्छी ट्रेन मोदी जी तो देते हैं जिसको क्लेम करते हैं कि ये हमने ये ट्रेन चलवा दिया, वो ट्रेन चलवा दिया। वो सिर्फ सुविधा दे रहे हैं हमारे मजदूरों को पलायन के लिए। पलायन की जगह अगर वो यहीं पे हमारा फैक्ट्री, बिहार इतना समृद्ध है हर चीज में, अगर आदमी चाहे, अगर पॉलिटिकल विल हो, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो, तो बिहार में तो सब कुछ हो सकता है। मुझे याद है जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो रीडर्स डाइजेस्ट में एक कैप्शन आया था, एक जापान के कोई प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने ये कहा था कि गिव मी बिहार, आई विल फीड रेस्ट ऑफ इंडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। यानी कि अगर आप मुझे बिहार दे देते हैं तो पूरे भारत को मैं बैठा के खिला सकता हूँ। वो पोटेंशियल अगर किसी जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो उसमें जेन्युइनिटी है, उसमें कोई बनावटी बात नहीं होगी। तो उसने जब ये बात कही है, इसका सीधा सा समझ ये है कि बिहार में इतनी शक्ति है, एग्रीकल्चरल शक्ति इतनी ज़्यादा है कि पूरे भारत को बैठा के बिहार खिला सकता है। लेकिन जो हमारे लिए वरदान है पानी, वही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। इसका क्या कारण है? इसका पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, यही सबसे कमजोर है। और उसका कारण मूलतः जो मुझे समझ में आता है, वो समाज को जात पात में बांट देने से ये राजनीतिक, हम पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, वो राजनीतिक रूप से हम लोग पैरालाइज हो गए हैं। सर, आपके ऑफिस में हमने इतने सारे मॉडल देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे विभाग है, आप वहाँ पे जगह आपको अच्छा से अच्छा मिल सकता था। राजनीतिक पहल में आखिर आने का कारण क्या हो सकता है? सही बात है। देखिए, एक उदाहरण है, एक स्टेटमेंट है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो स्वर्ग से बढ़कर भी अगर जन्मभूमि है तो उसका कुछ कारण होगा। उसका मुख्य साइंटिफिक कारण जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि 5 तत्व से शरीर बना होता है और 5 तत्व आपके ओरिजिनल होते हैं। जहाँ की मिट्टी से आपका शरीर बना है,
दोस्तों हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं गार्जियन का पद क्या होता है, आखिर जिम्मेवारी निभाने का काम क्या होता है। सर जो हमारे साथ जो भावुक हुए हैं वो तो खैर आप जान सकते हैं, क्योंकि अपने बिहार वासियों के साथ, अपने चंपारण वासियों के साथ कैसे क्या हो रहा है, सर का विचारधारा से ही, बताने से ही मालूम चलता है, और सामने देख सकते हैं प्रूफ में। सॉरी। पूछिए पूछिए। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस मिट्टी के आप बने हुए हैं, जहाँ की आकाश का पोर्शन आपके शरीर में है, जहाँ का पानी आपको सृजित किया है, वो सब आवश्यक है। जब आप बीमार पड़ेंगे, जब आप किसी चीज की कमी महसूस करेंगे, तो आपको जन्मभूमि में आना पड़ेगा। और यही संदेश हमको वेदों ने दिया है कि जन्मभूमि सबसे बड़ी है। इसी हिसाब से मैं यहाँ पे जन्मभूमि में अपने आया, और ये विधि का विधान कहिए कि ये संजोग नहीं है। पीताम्बर सिंह बहुत बड़े नेता हुआ करते थे यहाँ के, वो हमारे बगल के चचा हैं, और वो जब एमपी बन के गए थे दिल्ली में, तब मैं दिल्ली में, जैसा मैंने बताया, मैं ग्लेक्सो फार्मा में प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव था, स्टीरॉयड का स्पेशलिस्ट था। तो उन्होंने मेरे से वार्तालाप, उनसे मिलने गया तो वार्तालाप शुरू हुआ। उस वार्तालाप में ये बात सामने आई कि भाई बिहार में, केसरिया में, पूर्वी चंपारण में कुछ लोगों की आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझे अनजाने में, मेरे अनजाने में उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया सीपीआई के बारे में, सीपीएम के बारे में, माओ से तंग, चावन लाई, बहुत सारी चीजें वो मुझे एक एतवार को समझाते थे और दूसरे एतवार को पूछ लेते थे कि भाई ये याद है। तो मैं भी समझता था, बच्चा था मैं, 24 साल 25 साल का बच्चा था मैं। तो उस समय मैं भी ये समझता था कि गार्जियन का तो काम ही ये है कि भाई एक बार पूछना और दूसरी बार पूछ लेना, बताना और पूछ लेना। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन 6-7 महीने बीतने के बाद उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि रविंद्र तुम चलो केसरिया, और मैं तुम्हें मतलब पॉलिटिक्स में लाना चाहता हूँ, समाज सेवा में लाना चाहता हूँ। बेसिकली पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं कहा मुझे उन्होंने कहा कि समाज सेवा में मैं आपको डालना चाहता हूँ। लोगों की कमी है वहाँ पे, अच्छे लोगों की। तो बहुत रेसिस्टेंस करने के बाद भी वो पिताजी से बात की, और पिताजी ने उनकी बात को ना नहीं कर सके। इतना बड़ा उनका कद था कि पिताजी भी ना नहीं कर सके, और उनके साथ मैं चला आया यहाँ पे। वो एक समझ लीजिए कि शुरुआत थी, बीजारोपण हुआ सामाजिक कार्य का, और ये देन उन्हीं की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके आने के बाद करीब 4 महीने में ही उनका देहांत हो गया, पीताम्बर चा का। उनके देहांत होने के बाद फिर मैंने पॉलिटिक्स में अपने आप से, और हरिशंकर शर्मा को, जो कि पीताम्बर चाचा हमारे, बोल के गए थे उनको कि हमसे गलती हो गई, इस बच्चे को ले तो आया हूँ, लेकिन मैं खुद जा रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में हम लोगों ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया, और यूथ कांग्रेस में मेरा पहला जो पद था वो था जनरल सेक्रेटरी युवा कांग्रेस का। और उस कांग्रेस में हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी एक बहुत अच्छी टीम बन गई, और जिला की टीम बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करती थी। और हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, मैंने खास करके उसमें काफ़ी मेहनत की, और मेहनत में के कारण यूथ कांग्रेस का जो सिंबल होता है, कोटा का सिंबल होता है यूथ कांग्रेस का, एमएलए का, वो मुझे मिला। मुझे मतलब मुझे सिंबल मिल गया राजीव गांधी की तरफ से। और वो सिंबल यहाँ पे, मेरा जो सिंबल था वो यहाँ पे उस समय आपके चकिया चीनी मिल के मालिक कपिल देव नारायण सिंह हुआ करते थे, उनको यहाँ की जो उस समय की एमपी थी प्रभावती गुप्ता जी, जगन्नाथ मिश्रा, लहटन चौधरी, इन सब लोगों ने मिल के मेरा सिंबल जो है वो कपिल देव नारायण सिंह को दिया। मैं दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। मैंने 3-4 साल तक तब तक पॉलिटिक्स का मतलब समझ मुझे हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत दुखी हुआ। और सिंबल नहीं मिलने के कारण
मेरे परिवार की तरफ से मुझे बहुत प्रेशर आया, पिताजी की तरफ से, और उन्होंने बोला कि भाई राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम राजनीति के लिए नहीं हो, इसलिए वापस जो आप करते थे उसी पे आप वापस आ जाइए। तो फिर मैं राजनीति छोड़ के गया, लेकिन बीजारोपण जो है उस समय हो चुका था। फिर मैंने अपना काम किया, अपने यहाँ के जो मेरे चचेरे भाई थे उन लोगों को सबको सेट किया, अपने भाइयों को सेट किया, अपने बच्चों को सेट किया, सब सही जगह पे जब सब लोग पहुंच गए तो मुझे फिर लगा कि अब समय आ गया है जब हम लोग समाज को सुधारें, या समाज को कुछ जो हम दे सकते हैं बदलाव ला सकते हैं, उसका प्रयास तो करें। बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये थोड़ी दूर की बात है, लेकिन प्रयास होना चाहिए। इस बात के लिए मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ, और ये मेरा निश्चय है कि अंतिम दौर तक, जब तक जिंदा है आदमी तब तक प्रयास जरूर करेगा, उस प्रयास में कहीं कोताही नहीं होगी, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। बहुत बहुत बधाई सर। अपनी माटी अपना देश, जो कि इसमें बच्चे बच्चियां जो ने कि प्रखंड से उभरते हुए स्टूडेंट जो हैं, जो कि गांव-गांव से निकल कर, वो गरीब हो या जिस तरह से हो, अपनी माटी अपने देश की कार्यक्रम में भाग ले रही है। उस बीच में उनको जाना है, अपना केसरिया भी आना है आपको। जो ये कैथोलिया जो शिवलिंग मंदिर जो बैठा है, उसके बाद में बाघा बॉर्डर है, अमृतसर है, ये सभी जगह, दिल्ली लाल किला, ये सब है। ये सब उनको देखने के बाद में उसको क्या उत्सुकन है, क्या क्या देखना चाहिए उसको, क्या माने की सीख मिलेगी वहां पहुंचकर? देखिए, मैं चूंकि कमेंट इसलिए कर सकता हूँ कि मैं सब जगह जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं सब जगह मैं गया हुआ हूँ जी। आपसे तो हाँ, बाघा बॉर्डर वगैरह सब मेरा विजिट किया हुआ है। बाघा बॉर्डर का खासियत क्या है? वो बहुत चर्चा का विषय रहता है कि जब भी बच्चों को बताते हैं ना, अंदर से ये उत्सुक, यानी कि ऐसा हो जाते हैं कि हमको देखना है, माने कि अंदर से ये हो जाता है कि हमको कुछ दिन तक, हमको घर पे माने खाना मत दीजिए, लेकिन हम बाघा बॉर्डर का एक दिन का दर्शन हम करेंगे। ऐसा क्यों? बाघा बॉर्डर पे जो भारत के प्रति जो डेडिकेशन है, जो देशभक्ति है, उसका जो प्रदर्शन होता है वो अतुल्य है। बीएसएफ के हमारे जवान जो परेड करते हैं उस समय जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई होते हैं, और जिस तरह से उनके परेड की प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को देख के आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है कि इतने गुस्से से वो एक दूसरे को घूरते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो लगता है कि वो उनकी नज़रों से ही घायल हो जाएंगे, इतनी उनकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस रहती है, और इतना उत्साह से वो, तो उसमें औरतें भी जुड़ गई हैं, लेडीज भी हैं, पैर एकदम सिर तक उठा के वो लोग जो परेड करते हैं, उसमें गजब का उत्साह है, और देशभक्ति का एक सिंबल है। बाघा बॉर्डर पे देखने लायक जगह है, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को। और देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति से कितना जोश आ सकता है, उसकी पराकाष्ठा आप वहां पे देख सकते हैं। आपका कहना है जो जातिवाद में बांटता है, एक बार बाघा बॉर्डर जरूर जाना चाहिए, उनको सीख मिलेगी, यही कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये हमें बहुत अच्छा लगा। पर केसरिया जो बौद्ध स्तूप है, उस विषय में, आप केसरिया के रहने वाले हैं, केसरिया के बौद्ध स्तूप के विषय से में विशेषता थोड़ा सा ऐसा बताइए कि बच्चों को लगे कि उसमें इतनी खासियत अपने चंपारण में है। वो बहुत ऐतिहासिक जगह है, उसको कैसे, माने कि हमारे बच्चों को कैसे बताएंगे कि क्या देखना चाहिए उसमें, पहले आकर क्या इतिहास है उसका थोड़ा? देखिए, एक तो इतिहास ये है कि गौतम बुद्ध जब यहाँ से गुजर रहे थे तो दो बार गुजरे हैं। एक बार वो गए हैं गया की तरफ और नेपाल की तरफ तब, और दूसरी बार जब अंत में वो निर्वाण के लिए उनको पता लग जाता था, उनको पता था कि अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, तब वो फिर से केसरिया आए, और केसरिया आके वहाँ पे जिस जगह पे स्तूप बना है वहाँ पे ठहरे। वहाँ पे ठहरने के बाद उन्होंने जो अपना भिक्षा दान था, जो पात्र, भिक्षा पात्र जो होता है, उस पात्र को अंत में यहाँ के जो फॉलोअर्स थे, उनके पीछे पीछे जो अनुयायी जो चल रहे थे, उनको वो पात्र दिया और बोला कि इस पात्र को ले लो आप लोग, और जो काम मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है, जिस तरह से मैंने क्रियाएं आपको बताई हैं,
उस क्रिया को, उसके विज्ञान को आप पूरे 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 देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी उस ज्ञान को आप लोग फैलाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ से वो बहुत बहुत समझाने के बाद, बहुत कुछ कहने के बाद वो लोग वहाँ से उनको छोड़ा उन लोगों ने, और यहाँ से वो कुशीनगर गए जहाँ पे उनका निर्माण हुआ बेसिकली। तो वो जो भिक्षा पात्र है जो उन्होंने यहाँ पे छोड़ा, उसी भिक्षा पात्र के ऊपर ये स्तूप का निर्माण हुआ है बेसिकली। तो ये अपने आप में एक शक्ति यहाँ पे बौद्ध धर्म की एक शक्ति है जो कि यहाँ पे छुपी हुई है उनके भिक्षा पात्र के रूप में। एक तो ये है। दूसरा है, जब बनाने वाले ने जब इसको बनाया तो इस कदर इतनी अच्छी तरह से बनाया कि अल्टीमेटली बिना ज्ञान के भी ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप बन गया, सबसे ऊंचा, सबसे भव्य स्तूप बन गया। और उस स्तूप को काफी दिनों तक, मतलब 1989 में मैं यहाँ से गया था, तब मैंने ही ये एप्लीकेशन दिया था। ये बात पता नहीं बताने लायक है कि नहीं, क्योंकि मानेगा नहीं कोई, लेकिन 1989 में राधा मोहन सिंह एमपी पहली बार बने थे शायद। उस समय राधा मोहन सिंह के सामने ही मैंने, जो डीएम थे उनको, कोई अग्रवाल थे शायद डीएम, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया था कि ये जो हमारे नदी के किनारे जो ईंटा कटाव हो रहा था, तो उसमें से कुछ ईंट निकल रहे थे, उसका शेप और साइज, कुछ घड़े निकल रहे थे यहाँ से पुराने कटाव के कारण, और उस ईंट का जो शेप था, साइज था, वो ईंट का शेप और साइज एग्जैक्टली वहाँ के ईंटों से मिलता था, बुद्ध स्तूप के। और वही ईंटा हमारे जो शिवलिंग है केसर बाबा का स्थान, वहाँ पे भी वही ईंट का मिलना जुलना था। तब मैंने हमारे मामा बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, वो केसरिया के ही हैं और रिटायर्ड टीचर हैं, उनसे मैंने पूछा कि हम लोग बच्चे थे, 25 साल का मेरे हिसाब से कोई इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, तो मैंने फिर भी उत्सुकतावश अपने मामा से पूछा कि मामा ये क्या चक्कर है कि यहाँ भी ईंटा, वहाँ भी ईंटा, वहाँ तीनों एक ही टाइम के ईंटा है और बिल्कुल अलग है इनका शेप वगैरह। तो मामा ने मुझे कैजुअली बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था कि बुद्ध स्तूप जब बना था उसके पहले यहाँ पे रनिवास हुआ करता था, और रनिवास की जो रानी है वो यहाँ से अपने रनिवास से निकल के नदी के किनारे जाती थी, और वो टनल बना हुआ था, एक टनल बना हुआ था, उस टनल के थ्रू वो नहाती थी, और वो फिर वो ही टनल जो है वो आपका शिवलिंग पे जाता था। जैसे रानी को कोई बाधा नहीं हो, कोई उनको देखे नहीं, तो एक सीक्रेट टनल बना हुआ था, उस टनल से यहाँ आती थी नहा के, फिर वो जल लेके और शिवलिंग पे चढ़ाती थी और फिर अपने महल में जाती थी। और उसी राज के दौरान ये स्तूप भी बना है। इसलिए ये चीज मैंने लिख के चिट्ठी में, वो चिट्ठी अगर हो सकता है, अगर डीएम ने ठीक से रखा होगा तो चिट्ठी मिल जाएगी आपको। वो इंग्लिश में एप्लीकेशन है सारा, वो सारा मैंने दिया है। और वो चिट्ठी जो है उसके बाद से 1990 की 92 की 94 में इसकी खुदाई शुरू हुई। अग्रवाल जी ने, डीएम साहब ने मुझे कमिटमेंट दिया था, राधा मोहन सिंह को याद है कि नहीं याद है मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कमिटमेंट दिया था कि राजीव अग्रवाल ने थे शायद नाम था उनका, उन्होंने बोला कि मैं, चूंकि ये प्रयास करने लायक है तो आप निश्चिंत रहिए, मैं इस पे जरूर कुछ ना कुछ अगला कदम जरूर उठाऊंगा। और हो सकता है उसी का फलस्वरूप आज आपको ये देखने आया है। इसमें के मोहम्मद जो हैं वो पहले इसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसकी खुदाई की। के मोहम्मद जो हैं वो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि कई पूरे भारत में उनको अलग अलग जगहों पे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल काम किया है। धौलपुर के पास एक जगह है जहाँ पे उन्होंने खंडहर में डाकू मान सिंह और बाकी जो डाकुओं का इलाका था, वहाँ पे खंडहर में परिवर्तित मंदिर, टुकड़े टुकड़े जो मंदिर हो गए थे, उन मंदिरों को जोड़कर उन्होंने आलिशान मंदिर वहाँ पे बनवाया है। बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको मैंने ढूंढ के निकाला, उनसे मैं आज भी कांटेक्ट में हूँ के मोहम्मद से। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेरी इच्छा जो है, स्तूप के प्रति जो लगाव है,
वो बहुत ज़्यादा है। और मैं ये मान के चलता हूँ, ये समझ है मेरी कि जो स्तूप है वो एकमात्र अकेला ऐसा स्थान है जो कि पूरे चंपारण के पूरे समीकरण को बदल सकता है, आर्थिक समीकरण को। अगर एक ताजमहल से पूरे आगरा का और यूपी का समीकरण बदल सकता है, तो स्तूप में उतना ही पोटेंशियल है जो कि बिहार के पूरे समीकरण को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन वही बात, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल नहीं है। अब आप ये देखिए, छोटी सी बात है कि जो दुनिया की धरोहर है, जो स्तूप, उस धरोहर में आज बिजली नहीं पहुंची है और लाइट तक रात को वहां पे नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। शर्म के मारे हम लोगों को मर जाना चाहिए कि जो दुनिया का धरोहर है, उस धरोहर में हमारे पास लाइट नहीं है। उसके लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कई बार मैंने बोला जी सर। जी जी। तो सर जो बताए हैं, बौद्ध स्तूप के पास में लाइट की व्यवस्था नहीं है, सर बताए हैं। तो सच में जब भी आप लोग आते होंगे तो देखते भी होंगे, जब भी अंधेरा होता है लोग चले जाते हैं यहाँ से। तो उससे अब बात आगे की हम करेंगे और छोटा शब्द में हम क्लियर करेंगे। सर आप बताइए, इस उम्र में अभी तक आपका कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट। कहाँ से शुरुआत किए थे, माने कि खेलने का सिर्फ? देखिए, मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, जैसे मैंने बताया। मिलिट्री स्कूल में हम लोगों के आउटडोर गेम्स होते थे और हर हफ्ते हम लोगों का बदलता था। जी। मतलब खेल खेलने का जो हर हफ्ते में एक गेम हम लोग खेलते थे। तो मैं खेलना तो फुटबॉल भी जानता हूँ, क्रिकेट भी जानता हूँ, हॉकी भी जानता हूँ, बास्केटबॉल भी जानता हूँ, यानी कि वॉलीबॉल ऑल, भी जानता यानी हूँ। इस एक बार में कहा जाए कि ऑलराउंडर खेल के मामले में हाँ आप हैं। हाँ हाँ। तो इस बीच में फिर हम लेकर चलेंगे अपनी माटी अपना देश, जो बच्चे जो लगभग 2 दर्जन से ज्यादातर यानी कि जा रहे हैं, उन बच्चे का जो विचार के हिसाब से, यानी कि आपका क्या उस बीच में बच्चे को भी सहयोग रहेगा? जी, देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये इनबिल्ट है। मतलब ये कोई नई चीज़ मुझे नहीं करनी है। जी जी जी। बेसिकली अब मैंने बेतिया में, मुझे कुछ कराटे के क्लब था, उसमें मुझे चीफ गेस्ट बना के बच्चे ले गए थे। जबकि मैं, अगर चुनाव मुझे लड़ना होता तो मैं केसरिया से लड़ा भी और लड़ता भी। लेकिन मैं बेतिया में जब बच्चों का मैंने टैलेंट देखा, तब मैंने उन बच्चों को कमिटमेंट दिया कि भाई तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो और मुझे विश्वास है कि तुम लोग अगर ढंग से प्रैक्टिस करो और तुमको ढंग से सहयोग मिले तो तुम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हो। और उनको मैंने जो भी मुझसे हो सका वो मदद मैंने की। और आज स्थिति ये है कि उसमें से करुणा नाम की एक लड़की जो है, वो चाइना से अभी गोल्ड मेडल जीत के आई है। जी। जो आज सूर्यवंशी जो कमाल कर रहे हैं क्रिकेट में, वो उनके माँ बाप की अकेले की इनपुट है। जब पूरा समाज पोटेंशियल चुन के जब लोगों को सामने करेगा तो उसकी आर्थिक मजबूती भी होगी और उसका पोटेंशियल का निखार भी होगा। चलिए दोस्तों, अभी आप देख रहे थे अपनी माटी अपना कार्यक्रम, जो कि हमारे बीच सर जो अपना विचार रखे, अपना जो अंदर से दिल से जो निकलने वाली जो आवाज़ है, जो कि कोई सुनने के लिए जो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे एक कदम कदम, माने कि कदम से कदम मिलाकर चलने वाले श्री ब्रिजेश सिंह जी, जो कि जन स्वराज के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह, सॉरी हाँ, रविंद्र सिंह जी, श्री रविंद्र सिंह जी, जो कि बेलवार ना, के सामने लिखा है वो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बेरुआर है सर। हाँ। श्री रविंद्र सिंह बेरुआर जी, जो कि जन स्वराज की जिला अध्यक्ष हैं, और जितने भी बात बताए हैं इनकी बातों में सच्चाई है, जो कि बौद्ध स्तूप के विषय में बताए हैं, घूमने के विषय में बताए हैं, अपने समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, अपने समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं। ये सभी सारी बातें सभी में नहीं होती हैं, जो कि हमारे श्री रविंदर सिंह जी बिरवार जी के जो अपने मुख्य से जो निकला है बातें, आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा। इस वीडियो को आप एक दूसरे तक शेयर कीजिए, इनके दोस्तों में इनके विचारधारा यदि जितने भी दूर तक जा सके वहां तक पहुंचाइए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इनको पूरे वीडियो को आप देखकर
आप इस चीज को मंथन कीजिए और इसको स्किप न करके आप इसको वीडियो को देखकर एक दूसरे तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।